नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू एसपीएस इंजीनियर्स ऑफिशियल। आज हम लोग फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारे एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो हमारे यहाँ भारत में जिसको मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट कहते हैं, दुनिया के और पार्ट में, बाकी दुनिया के हिस्सों में इसको बेसिक राइट्स के नाम से भी जाना जाता है। बेसिक राइट्स भी कहा जाता है। फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कोई फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट है, उसको बोलते हैं मैग्ना कार्टा। ये पहला ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट था जो फंडामेंटल राइट से रिलेट करता था, जिसे 1215 ईस्वी में एडी में इंग्लैंड के किंग ने अपने लोगों के लिए, अपने सिटीजन्स के लिए एक चार्टर जारी किया था, अधिकार पत्र जारी किया था, जिसको कि मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने फंडामेंटल राइट को कहाँ से अडॉप्ट किया है? तो हमने फंडामेंटल राइट को यूएसए से अडॉप्ट किया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से अडॉप्ट किया है फंडामेंटल राइट को। फंडामेंटल राइट का डिस्क्रिप्शन हमारे संविधान के पार्ट 3 भाग 3 में है, और उसके लिए आर्टिकल है, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक में सारा फंडामेंटल राइट से रिलेटेड प्रोविजंस दिए हुए हैं। कहाँ से कहाँ? 12 से 35 तक। उसके बाद जब मूल संविधान भारत में लागू हुआ, उस समय भारत में कुल 7 फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार दिए गए थे, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में मोरारजी देसाई गवर्नमेंट थी उस समय, उसने एक फंडामेंटल राइट, जो कि राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, उसको हटा दिया, और कुल आज हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट है। इस समय मौजूदा 6 फंडामेंटल राइट हमें मिले हुए हैं, और जो फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी था, उसको हटा करके 300A में डाल दिया गया, जो कि अब सिर्फ एक लीगल राइट है, सिर्फ कानूनी अधिकार है। ठीक है, कानूनी अधिकार है। तो ये कुछ बेसिक थे इसके। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या है, कौन कौन से राइट्स हैं हमारे पास। तो सबसे पहला है 14 से लेकर के आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक है राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। राइट टू इक्वलिटी बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं इससे डायरेक्टली। तो अब राइट टू इक्वलिटी है। ठीक, अब आर्टिकल 14 क्या है? 14 से 18 है राइट टू इक्वलिटी। अब आर्टिकल 14 क्या है? आर्टिकल 14 है इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष सभी समान हैं। ये है क्या? राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 14। आर्टिकल 15 क्या है? आर्टिकल 15 कहता है कि किसी के साथ धर्म, नस्ल, जात, लिंग या जन्म के स्थान पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन एटसेट्रा, उस ग्राउंड पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, ये क्या है? अनुच्छेद 18। उसके बाद है अनुच्छेद 16। आर्टिकल 16 क्या कहता है? राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबके पास बराबर समान अवसर की उपलब्धता है। ये आर्टिकल 16 है, सभी के पास समान अवसर है। ये आर्टिकल 16 हमें राइट देता है। कुछ लोगों को लग सकता है कि आर्टिकल 16 में जो राइट है ये तो वायलेट होता है, क्योंकि सभी के पास समान अवसर नहीं है, क्योंकि रिजर्वेशन का कंसेप्ट है इसमें। तो रिजर्वेशन का कंसेप्ट बिल्कुल इसमें जोड़ा गया होगा, इसमें संशोधन करके उसके बाद ही एग्जीक्यूट किया गया होगा रिजर्वेशन। ठीक है, तो इसलिए अनुच्छेद 16 क्या है? राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी, नागरिकों को समान अवसर दिया जाएगा। अपवाद स्वरूप क्या क्या है? SC, STs एंड OBCs को जो रिजर्वेशन दिया जाता है वो आर्टिकल 16 को वायलेट। उसके बाद है आर्टिकल 17। ये क्या है? अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी को समाप्त किया गया है आर्टिकल 17 के आधार पर। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत, और इसको दंडनीय अपराध भी घोषित किया गया है कि अगर कोई अस्पृश्यता शो करता है, दिखाता है, डिस्क्रिमिनेट करता है, मतलब अनटचेबिलिटी प्रोपेगेट करता है, तो उसको सजा भी है। उसके बाद है आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 कहता है अबॉलिशन ऑफ सबटाइटल्स, सारे सबटाइटल्स को अबॉलिश किया गया। सबटाइटल क्या होते हैं? जैसे कि ब्रिटिश टाइम में या उसके पहले भी बड़े सारे सबटाइटल्स मिला करते थे, जैसे कि राय बहादुर हो गया,
केसरे हिंद हो गया, ऐसे बहुत सारे और भी सबटाइटल हुआ करते थे। उन सबको अबॉलिश कर दिया गया है कि कोई सबटाइटल कोई सरकार अवार्ड नहीं कर सकती। दो इसके एक्सेप्शंस है छोड़ करके, क्या क्या, एजुकेशन और मिलिट्री को छोड़ करके बाकी सभी को अबॉलिश किया गया है। क्योंकि एजुकेशन, कोई भी एजुकेट हो करके, जैसे कोई पीएचडी कर लिया तो उसको डॉक्टरेट की उपाधि मिल गई, तो ये सब सबके लिए वायबल है, सबके लिए लीगल है कि वो दिया जा सकता है, ठीक है ना। ऐसे आर्मी में भी जो उपाधियां मिलती हैं, अशोक चक्र या ब्रिगेडियर और डिफरेंट जो लेवल पे उपाधियां मिलती हैं, वो सब वैलिड हैं, ठीक है। इसी में आर्टिकल 18 में एक चीज और जान लीजिए कि आर्टिकल 18 किससे संबंधित, कि 2012 में किसी ने आरटीआई दायर किया गांधी जी के फादर ऑफ द नेशन के लीगलिटी को लेकर के। तो होम अफेयर ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने उस समय जवाब दिया कि गांधी जी लीगली या ऑफिशियली फादर ऑफ द नेशन नहीं है। तो वो क्यों नहीं है, उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने ये हवाला दिया कि आर्टिकल 18 ऐसा करने से उन्हें रोकता है। फादर ऑफ द नेशन का खिताब गांधी जी को नहीं दिया जा सकता, ऐसा करने से आर्टिकल 18 उन्हें रोकता है कि किसी को कोई सबटाइटल अवार्ड नहीं किया जा सकता इस आधार पे, ठीक है। हो गया आर्टिकल 18। अब क्या हो, राइट टू फ्रीडम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर के 22 तक है, राइट टू फ्रीडम। अब इसमें क्या क्या है, आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 में 6 अधिकार मिले हुए हैं, बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है। इसमें क्या क्या है, राइट टू फ्रीडम में पहला 19A बोलने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन 19A में है। पूरा मीडिया वर्ल्ड जो काम करता है वो सब किस पे, कौन से राइट को एक्सरसाइज करता है, ये 19A को। जो आप यूट्यूब पे अपना राय देते हैं, बोलते हैं, सोशल मीडिया यूज करते हैं, वो किस आधार पे आप उसको यूज करते हैं, उसका बेस क्या है, ये 19A है, बोलने की स्वतंत्रता, उसको एक्सरसाइज करते हैं। 19B ये क्या है, कहीं भी आप असेंबली कर सकते हैं, कहीं भी लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई रामलीला ग्राउंड में प्रदर्शन चल रहा, वो किस आधार को, किस फंडामेंटल राइट को एक्सरसाइज कर रहा है, तो 19B को। जैसे किसान आंदोलन जो चल रहा था, किसको एक्सरसाइज कर रहा था, 19B को, ठीक है। तो ये हो गया। 19C ये है, कोई भी आप यूनियन फॉर्म कर सकते हैं, किसी भी तरह का संघ बनाना चाहते हैं, कोई ग्रुप फॉर्म करना चाहते हैं, किसी तरह का पार्टी बनाना चाहते हैं, वो सब कुछ पॉलिटिकल पार्टी वगैरह, ये इसी के आधार बनता है 19C, संघ बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19D ये क्या है, देश के किसी भी भाग में, किसी भी पार्ट में आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं, आवागमन की स्वतंत्रता है, किसमें, आर्टिकल 19 ये आपको फ्रीडम देता है। वैसे आर्टिकल 19E क्या है, कहीं भी आप बस सकते हैं भारत के किसी भी हिस्से में। पहले ये 370 इसमें एक ये एक्सेप्शन था, 370 आर्टिकल 370 की वजह से कश्मीर, लेकिन अब वो भी हट गया है। 19E के तहत आप किसी भी देश के किसी भी हिस्से में बस सकते हैं। कुछ इसमें एक दो और ऑब्लिगेशंस हो सकते हैं कि आपको इतने साल तक वहां पे रहना होगा, उसके बाद बस सकते हैं, अदरवाइज आप भारत के किसी भी हिस्से में जाके बस सकते हैं। 19G ये किस बारे में है, तो आप किसी भी तरह का ट्रेड कर सकते हैं, किसी भी तरह का आपको जीविका चलाने का अधिकार है, वो सारा आप कर सकते हैं, किसके आधार पे, 19G, इसमें आपको ये फ्रीडम मिला हुआ है। तो ये हो गया 19 इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट। उसके बाद है ये 20 आर्टिकल 20, ये उस समय के लिए राइट है जब कोई अपराध किया हो, किसी अपराधी के लिए ये सारे राइट्स दिए हुए हैं, ठीक है ना। कोई कल्पिट है तो उसको भी कुछ फंडामेंटल राइट है, वो राइट्स हैं। क्या है वो राइट्स, वो ये है, पहली बात तो यह है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक ही बार सजा मिलेगी। अगर किसी ने कोई अपराध किया है तो उसको एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि कभी आप हाई कोर्ट में अलग सजा दिलवा दीजिए, सुप्रीम कोर्ट में एक बार अलग सजा दिलवा दिया जाए, ऐसा नहीं पॉसिबल है, ठीक। तो ये चीज़ है। इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि अगर कोई ऑफिशियल कार्रवाई होती है, कि जैसे किसी ने कुछ गलत किया है तो कोर्ट सजा दे रही हो, एक अलग चीज़ है, लेकिन ऑफिशियली अगर उस पर कुछ कार्रवाई की जाती है, किसी तरह का फाइन लगाया जाता है या उसको सस्पेंड किया जाता है, तो वो एक अलग चीज़ है, उसको इस वाले में कंसिडर नहीं किया जाएगा। वैसा
ऑफिशियल कार्रवाई उसके साथ हो सकती है, तो उसको नहीं माना जाएगा कि वो दूसरी कार्रवाई है। ठीक है, आई बात समझ में। अब उसके बाद दूसरा क्या है कि किसी भी अपराधी को सजा जो मिलेगी वो उस समय के प्रचलित कानून, जो उस समय जिस समय उसने अपराध किया है उसका जो उस समय कानून है उसी आधार पे सजा मिलेगी। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई किसी ने कुछ गुनाह किया है तो उसकी सजा 2 साल है उस समय एग्जिस्टिंग लॉ के हिसाब से, तो ऐसा नहीं किया जा सकता कि लॉ को और बाद में सख्त करके उसको 10 साल की सजा दे दी जाए, ऐसा नहीं हो सकता। जो उस समय कानून, जिस समय गुनाह किया उस समय कानून है, उसी आधार पे उसको सजा मिलेगी। ये हो गया। ठीक है, उसके बाद किसी भी व्यक्ति को जो कल्पित है उसको स्वयं के विरुद्ध उसको मजबूर नहीं किया जा सकता गवाही के लिए। ठीक है ना, वो अपने खिलाफ गवाही दे, इसके लिए बिल्कुल मजबूर नहीं किया जा सकता, और कोई करता भी है तो कोर्ट में वो मान्य नहीं है। ठीक, तो ये 3 राइट्स मिले हुए हैं अपराधियों के संदर्भ में आर्टिकल 20। उसके बाद है आर्टिकल 21, बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखने में एक राइट है लेकिन ये इस अपने आप में 20-25 राइट्स को समाहित किए हुआ है। जैसे राइट टू क्लीन वाटर, राइट टू क्लीन एयर, इस तरह के बहुत सारे, राइट टू प्राइवेसी भी इसी में आता है। तो ऐसे बड़े सारे राइट्स हैं इसमें आर्टिकल 21 में के अंदर। तो आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू लाइफ एंड फिजिकल लिबर्टी, जीवन जीने का अधिकार है। कौन सा? आर्टिकल 21। एक चीज, दूसरा ये कि आर्टिकल 21 और आर्टिकल 20 को किसी भी केस में सस्पेंड नहीं किया जा सकता। इमरजेंसी के दौरान भी इसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। मतलब ऐसा नहीं है कि इमरजेंसी लगी है तो सरकार को किसी का जान लेने का अधिकार है, ऐसा नहीं फिजिबल है। ठीक है ना, तो ये 20 ये आया हुआ है कई बार क्वेश्चन, आर्टिकल 20 और 21 को क्या ये इमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। उसके बाद आर्टिकल 21A, इसमें ए जोड़ा गया 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक पास करके, राइट टू एजुकेशन, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार एक उनका फंडामेंटल राइट है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 क्या है? आर्टिकल 22 प्रिवेंटिव डिटेंशन से संबंधित राइट है। ये किस तरह का राइट है? जैसे कि एग्जांपल से लेकर के समझिए तो आएगा समझ में, कि जैसे मान लीजिए प्रशासन को लगता है ऐसा कि कोई अमुक व्यक्ति है जो अगर वो बाहर घूम रहा है या बाहर वो है तो उसकी वजह से कुछ लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू आ सकता है, तो प्रशासन का इतना अधिकार है कि वो उस बंदे को जेल में बंद कर सके, इतना उसको अधिकार है। इसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के दौरान उस व्यक्ति को कुछ अधिकार दिए गए हैं आर्टिकल 22 के तहत। तो वो अधिकार है, वो क्या है? वो अधिकार ये है कि पहली बात ये कि जब उसको प्रशासन लेके जाएगा अंदर तो उसको बताना पड़ेगा कि भाई कारण बताना पड़ेगा कि किस कारण उसको गिरफ्तार किया गया है, उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्यों रखा गया है, पहली चीज ये। दूसरा ये कि उसको 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने उसे प्रस्तुत करना पड़ेगा उस व्यक्ति को। ठीक है, मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करना पड़ेगा। मतलब वो प्रिवेंटिव डिटेंशन में 24 घंटे से ज्यादा नहीं रख सकती, उसके बाद उसको प्रस्तुत करना ही पड़ेगा मजिस्ट्रेट के सामने। उसके बाद तीसरा ये है कि वो उससे ये अधिकार होगा कि अपने मनपसंद के लॉयर से मिले, बात करे और उससे सजेशन ले, एडवाइस ले। तो ये सब राइट्स किसमें मिले हुए हैं? आर्टिकल 22 में। उसके बाद है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार आया हुआ है, इससे भी क्वेश्चन। शोषण के विरुद्ध अधिकार में 23, 24 दो आर्टिकल हैं। आर्टिकल 23 क्या है? ये कहता है कि फोर्स लेबर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को बैन करता है, बार करता है, समाप्त करता है कि ऐसा नहीं, आप मानव का व्यापार नहीं कर सकते। ठीक है ना, मानव दुर्व्यापार नहीं किया जा सकता, इससे इस पे रोक है। और दूसरा, फोर्स्ड लेबर आप नहीं करा सकते। तो ये राइट मिले हुए हैं किसमें? आर्टिकल 23 में मिला हुआ है ये राइट। इसको फोर्स लेबर को थोड़ा और प्रॉपर एग्जीक्यूट करने के लिए कि जमीन पे और दिखे कि फोर्स लेबर नहीं अब एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा इस फोर्स लेबर चीज हुआ करता था, तो
इसके लिए 1976 में बंधुआ उन्मूलन मजदूरी अधिनियम पारित किया गया। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है 1976 में। तो किसके लिए? इसी को बलात् श्रम को रोकने के लिए, ठीक है ना, ठीक है, फोर्स लेबर को रोकने के लिए। आर्टिकल 24, आर्टिकल 24 किस लिए है? तो आर्टिकल 24 है कि जो बच्चे हैं 14 वर्ष के से कम के बच्चे हैं, उनको किसी भी खतरनाक, डेंजरस, हैजार्डस किसी भी फॉर्म में काम नहीं करने का उसको राइट है। ऐसा नहीं कर सकते कि किसी को छोटे बच्चों को जो 14 वर्ष के आसपास हैं उन्हें किसी ऐसे डेंजरस काम में नियुक्त किया जा सकते, जैसे कि कोई केमिकल इंडस्ट्री है, कोई पटाखे की इंडस्ट्री, वहां पे उनको नियुक्त नहीं किया जा सकता। ये बच्चों का फंडामेंटल राइट है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण अधिकार आता है आर्टिकल 25 से 28 तक। आर्टिकल 25 से 28 तक ये अधिकार है राइट टू रिलीजन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट टू रिलीजन धार्मिक अधिकार है। क्या है अब आर्टिकल 25 क्या है? ये है राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन, राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोफेस रिलीजन। मतलब कोई भी व्यक्ति उसको जो भी धर्म पसंद है उसका प्रैक्टिस कर सकता है, उसको प्रोफेस भी कर सकता है, प्रोपेगेट कर सकता है, लोगों को फॉलो करने के लिए मोटिवेट कर सकता है। ये सब किसमें है? आर्टिकल 25 में है। उसके बाद है आर्टिकल 26। ये क्या है? रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने की स्वतंत्रता। कोई धार्मिक कार्य करना चाह रहा है, उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी है, वो सब चीज़ों को मैनेज करने का अधिकार है। जैसे कि मान लीजिए गोरखनाथ मठ है या इस तरह के मठ हैं या कोई और रिलीजन का भी कोई इस तरह की प्रॉपर्टी है, तो वो जो मैनेज करते हैं लोग, वो किस आधार पे करते हैं लोग? वो सारा आर्टिकल 26 में ये हमें राइट मिला हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 26 के आधार पे ही सबसे जो मुख्य आर्टिकल था आर्टिकल 26, जिसके आधार पर केशवानंद भारती साहब ने केस किया था सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है ना। केशवानंद भारती केस में आर्टिकल 26 को आधार बना करके, और भी राइट्स थे लेकिन मुख्यतः ये राइट्स था। आर्टिकल 27 राज्य के किसी भी व्यक्ति को ऐसा कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता कि जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से सुनिश्चित की गई। इसका कहने का मतलब क्या है? आर्टिकल 27 ये है कि राज्य या स्टेट कोई भी तरह का टैक्स नहीं लगा, रिलीजियस टैक्स नहीं ऑफर कर सकता, किसी पे लगा नहीं सकता रिलीजियस टैक्स जो कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए यूज करना हो। तो रिलीजियस टैक्स से सबको फ्रीडम है, ठीक है ना, कि किसी को टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, रिलीजियस टैक्स। आर्टिकल 27 है। आर्टिकल 28 क्या है? आर्टिकल 28 ये है कि किसी भी शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए कि जैसे कोई बालक है, अगर जब प्रार्थना हो रहा है, अगर वो चाहता है कि नहीं, उसको लगता है कि भाई वो किसी और रिलीजियस फेथ में से बिलोंग करता है, कि उसको हाथ जोड़ने से या इस तरह वो नहीं कर सकता क्योंकि उसका रिलीजियस सेंटिमेंट है, वो अलाउ नहीं करता रिलीजन उसका, तो वो उसको आज़ादी है इतना कि वो उस प्रार्थना में भाग ना ले, ठीक है। आई बात समझ में? ऐसे संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या जबरदस्ती धर्म उपदेश को सुनने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। ये है आर्टिकल 28, ठीक है। उसके बाद है आर्टिकल 29-30। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों, ये माइनॉरिटीज से रिलेटेड राइट है, इन दोनों को इसलिए इंक्लूड किया गया। अब क्या है ये आर्टिकल 29? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट से संबंधित है। किस लिए है? एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट। 29 क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के लिए है कि वो अल्पसंख्यक कोई माइनॉरिटीज अपने कल्चर, स्क्रिप्ट और लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने का अधिकार है। ये आर्टिकल 29 देता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है, ठीक है ना। क्या क्या है? स्क्रिप्ट, लैंग्वेज एंड कल्चर को प्रोटेक्ट करने का सभी माइनॉरिटीज को अधिकार है। उसी तरह आर्टिकल 30 क्या है? ये है कि कोई भी माइनॉरिटी अपना एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकता है और उसको एडमिनिस्टर कर सकता है, उसका प्रशासन कर सकता है। तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। आर्टिकल 30 के तहत ही जो एमयू बना हुआ है वो समझ जाइए, वो किस में आता है? आर्टिकल 30। या ऐसे और भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। तो इस वजह से होता क्या है कि जो ये सब ग्राउंड पे कोई यूनिवर्सिटीज़ हैं या कोई संस्थाएं हैं, उनको अथॉरिटी बहुत ज़्यादा होती है, उसमें स्टेट ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकता क्योंकि वो फंडामेंटल राइट के अंदर आता है।
ठीक है, आई बात, मतलब उसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिला हुआ है। इससे संबंधित एक और चीज जान लीजिए कि क्या हुआ, ये इसका महत्व समझने के लिए कि अभी कुछ साल पहले की बात है कि रामकृष्ण मिशन जो कि हिंदू धर्म से संबंधित है, वो लोग इस राइट के महत्व को समझते हुए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस किया कि वो लोग रामकृष्ण मिशन जो है, रामकृष्ण को मानने वाले लोग हैं, रामकृष्ण परमहंस को मानने वाले लोग हैं, वो हिंदू में नहीं आते हैं, वो माइनॉरिटीज में आते हैं, तो इसलिए हमको ये इसके आधार पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या अपना रिलीजियस अफेयर मैनेज करने का स्वतंत्रता दिया जाए, इसके आधार पे। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात नहीं मानी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसके कारण अगर आप कुछ इंस्टीट्यूशन खोलते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो उसमें इतना अथॉरिटी होता है कि एजुकेट करना, बहुत तरह की उसमें ऑटोनॉमी होती है और बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन होता है। तो ये हो गया हमारा राइट। उसके बाद है आर्टिकल 32, ये तो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। आर्टिकल 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। इस आर्टिकल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण अधिकार है। अब ऐसा समझ लीजिए कि ये अधिकार ऐसा अधिकार है जो इतने ऊपर के राइट्स मिले हुए हैं उनके लिए ये ब्रह्मास्त्र है, यही उनकी रक्षा करता है। अगर ये अधिकार ना हो, आर्टिकल 32 ना हो, तो ऊपर के दिए हुए अधिकारों का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट या स्टेट कुछ वायलेट कर रहे अगर उन अधिकारों को, तो फिर कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है जिस आधार पे उन पे कोई एक्शन हो या उन राइट्स को स्टैब्लिश किया जाए। तो ये आर्टिकल 32 इस तरह का सिस्टम देता है जिससे कि ऊपर के जो भी अधिकार मिले हुए हैं वो प्रिजर्व हो सके। तो कैसे देता है? तो दो तरह से। इसमें पहली चीज तो ये है कि अगर किसी नागरिक का कोई भी फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होता है तो ही डायरेक्टली कैन अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, अप्रोच कर सकता है। पहली चीज ये कि उस नॉर्मल केसेस में आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, सीधे लोअर कोर्ट है, हाई कोर्ट है, देन सुप्रीम कोर्ट यू कैन अप्रोच। लेकिन इसमें क्या है, सीधे आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर आपका फंडामेंटल राइट कोई भी वायलेट हुआ है। पहली चीज ये। दूसरी चीज कि वहीं पे सुप्रीम कोर्ट को ये अथॉरिटी देता है 5 तरह के रिट जारी करने का, 5 तरह के रिट जारी करने का अथॉरिटी देता है। तो ये रिट क्या होते हैं? तो रिट मैं एक और अलग क्लास लिया हुआ हूँ, अपलोड है, उसमें आप देख सकते हैं। अभी इसमें लूंगा तो मैं थोड़ा बड़ा हो जाएगा लेक्चर। तो ये सारे रिट्स होते हैं, हैबेस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टोरी, क्वो वारंट। ये इस तरह का आदेश होता है। रिट एक आदेश होता है जिससे सरकारों को या स्टेट को मानना ही है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। रिट जैसे ही जारी होगा उसको एग्जीक्यूट करना है सरकार को। ये बहुत ही पावरफुल आदेश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो ये होते हैं रिट। तो आई बात समझ में? तो ये हो गया हमारा फंडामेंटल राइट, ठीक है। बाकी इससे रिलेटेड हम नेक्स्ट एक और लेक्चर लेंगे, उसमें जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम प्रैक्टिस कर लेंगे। इससे हमारा पूरा फंडामेंटल राइट कवर होगा सारे एग्जाम्स में, इससे सभी क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके, ठीक है। बाकी इससे अगर आपके नॉलेज में थोड़ा भी इजाफा हुआ है देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।